गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सबसे पहले हम डीएनए डैमेज के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी के अंदर सभी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाता है? डीएनए ही लेके जाता है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो है, इसकी निरंतरता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बनी रहनी चाहिए, अर्थात जो सेम डीएनए है, जो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलनी चाहिए। लेकिन कई बार एप्लीकेशन के समय या कई अन्य बाह्य कारणों से या कई केमिकल्स जो होते हैं उनके एक्सपोजर से डीएनए में क्षति पहुंचती है। लेकिन डीएनए में अर्थात जीनोम में कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिसे हम कहते हैं रिपेयर मैकेनिज्म। तो जहां पर क्षति होती है डीएनए की, तो उसको पुनः मरम्मत भी कर लिया जाता है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डीएनए में डैमेज कैसे हो रहा है, क्यों हो जाता है और इसका रिपेयर कैसे किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि केमिकल एक्सपोजर जैसे एल्केलाइजेशन है, ऑक्सीडेशन है, मिथाइलेशन है, एक्स रेज है या गामा रेज है, इनकी वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं, या जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है इसमें ब्रेक लग जाते हैं, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लग जाते हैं। तो कई तरह के जो केमिकल्स हैं और विभिन्न तरह के रेज हैं या रेडिएशंस हैं, उनकी वजह से डीएनए में डैमेज उत्पन्न हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो डैमेज है यह किस तरह से कितने तरह के होते हैं। इससे पहले हम देखते हैं सिंपल म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो बेस है, एक बेस दूसरे बेस पेयर या एक बेस की जगह दूसरा बेस आ जाता है। अगर एक प्यूरिन का किसी दूसरे प्यूरिन से इंटरचेंज हो जाए या एक पिरिमिडिन से के स्थान पर दूसरा पिरिमिडिन आ जाए, तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। अगर प्यूरिन के स्थान पर कोई दूसरा पिरिमिडिन आ जाए या पिरिमिडिन के स्थान पर दूसरा प्यूरिन आ जाए, तो हम उसको ट्रांसवर्सन कहते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन क्या है? म्यूटेशन है। इसके अलावा डिलीशन है या इंजर्शन है, यह सब इन सब की वजह से भी म्यूटेशन होता है और डीएनए में डैमेज उत्पन्न होता है। नाउ डीएमिनेशन, हम ये देखते हैं कि जैसे साइटोसिन है, इसके डीएमिनेशन से यूरेसिल उत्पन्न होता है। एडेनिन के डीएमिनेशन द्वारा हाइपोजेंथिन बनता है। तो जो डीएनए है उसमें नॉर्मली यूरेसिल भी नहीं होता और हाइपोजेंथिन भी नहीं होता। लेकिन अगर डीएनए की चेन में इस तरह के नाइट्रोजन बेस आ जाते हैं तो ये डीएनए को डैमेज करते हैं। मिसिंग बेसिस, कई बार क्या होता है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं और जो शुगर बैकबोन होती है राइबो डीऑक्सी राइबो शुगर, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो वह बॉन्ड टूट जाता है और इस कारण से अगर प्यूरिन और शुगर के बीच में जो बॉन्ड अगर वह टूट जाएगा तो इसको हम कहेंगे डीप्यूरिनेशन, क्योंकि वहां से जो बेस है वो हट चुका है और इस साइट को हम एप्यूरिनिक साइट कहेंगे, एपी साइट इसको हम कहते हैं, और वहां पर एक लेजन उत्पन्न हो जाता है। अगला है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ बेसिस। मिथाइल ग्रुप्स के जुड़ने के कारण जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। जैसे ग्वानिन के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ने से 7 मिथाइल ग्वानिन बनता है या 3 मिथाइल ग्वानिन बनता है। एडेनिन के अंदर मिथाइलेशन के द्वारा 3 मिथाइल एडेनिन, और साइटोसिन के अंदर मिथाइल ग्रुप जुड़ने से 5 मिथाइल साइटोसिन बनता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाता है बेसिस का, जिससे डीएनए डैमेज होता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ पाइरिमिडिन डाइमर, या हम कहें कि थाइमिन डाइमर। जब जो डीएनए होता है वह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में जब वो एक्सपोज होता है, तो वहां पर जो थाइमिन के बीच में साइक्लोब्यूटाइल रिंग बन जाती है और
एक डाइमर वहां पर बन जाता है। इस डाइमर के बनने के कारण जो बेस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, यह बॉन्ड यहाँ से हट जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो ये बेस पेयर बने हुए थे, पेयरिंग जो थी वहां से हट जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से डीएनए में थाइमिन डाइमर बन जाते हैं। अगला है स्ट्रैंड ब्रेक। कई केमिकल्स होते हैं जैसे पेरोक्साइड्स या जो रेडिएशन है या फिर एंजाइम जो सेल के अंदर ही पाए जाते हैं जैसे डीएनएजेस, इनकी उपस्थिति में सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक या डबल स्ट्रैंड ब्रेक लग जाता है। अर्थात वहां का जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो बैकबोन में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फेट समूह और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, तो वह बॉन्ड टूट जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं एक्स रेज है, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स है या कुछ रेडिएशन है, यह भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ते हैं और सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेकेज इसके अंदर डीएनए में लगा देते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिपेयर। तो यहाँ पर दो तरह की मैकेनिज्म है, एक तो लाइट इंड्यूस्ड रिपेयर मैकेनिज्म, इसको हम कहेंगे फोटो रिएक्टिवेशन, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिपेयर, इसको हम डार्क रिपेयर कहेंगे। तो फोटो रीएक्टिवेशन, जब यूवी डैमेज की वजह से या यूं कहें कि जो यूवी लाइट के एक्सपोजर से डीएनए के अंदर थाइमिन डाइमर बन जाता है, लेकिन यह जो थाइमिन डाइमर है वह मोनोमर में भी चेंज हो जाता है। पर यह कब होगा, जब जो सेल है वह जब विजिबल लाइट की उपस्थिति में या सेल एक्सपोज होगा विजिबल लाइट में, तो वहां पर एक एंजाइम बनता है, उसको हम कहते हैं डीएनए फोटोलाइज। यह जो एंजाइम होता है ये थाइमिन डाइमर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है और रिवर्स टू मोनोमरिक स्टेज, वापस से मोनोमरिक स्टेज बन जाती है। लेकिन जब विजिबल लाइट की उपस्थिति में आती है तभी यह जो एंजाइम है यह एक्टिवेट होता है, फोटोलाइज एंजाइम, और यह थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ देता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर थाइमिन डाइमर बना हुआ है, विजिबल लाइट के एक्सपोजर से फोटोलाइज एंजाइम बनता है और ये थाइमिन के बीच जो साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी हुई है उसको तोड़ देता है। इस प्रकार से डीएनए वापस से जो डाइमर बना है मोनोमर में चेंज हो जाता है और डीएनए रिपेयर हो जाता है और फोटोलाइज एंजाइम रिलीज हो जाता है। एक्सीजन रिपेयर, यह भी एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है और इसके अंदर जो डैमेज्ड पोर्शन होता है उसको रिमूव किया जाता है। एक्सीजन मीन्स रिमूव किया जाता है और उसकी जगह नए डीएनए को रिप्लेस किया जाता है। तो जो सेकंड डीएनए स्ट्रैंड है वह यहाँ पर क्या काम करेगी, एक टेम्पलेट का काम करेगी और नया डीएनए फ्रेगमेंट बना देगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर। इसके अंदर जो गलत बेस डीएनए में जुड़ गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूरेसिल डीएनए में आ गया है, तो इसको जो यूरेसिल है यह शुगर के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको तोड़ा जाता है यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के द्वारा। तो यह जो एंजाइम है ग्लाइकोसाइलेज, यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ देता है। लेकिन अभी भी बॉन्ड के टूटने के बाद भी अभी बैकबोन तो वैसी की वैसी ही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं टूटे हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पर आता है दो एंजाइम एपी एंडोन्यूक्लियसेस एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज। यह दो एंजाइम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से पूरा यहाँ पर कट लगा देते हैं और पूरा यहाँ से जो यूरेसिल है उस पूरे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से आप देखो पूरा कट लगा दिया और पूरा इसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब यह जो गैप होता है तो उस गैप को फिल किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज द्वारा, क्योंकि ये नए न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर जोड़ेगा और जो बाद के जो निक बचे हुए हैं जहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध नहीं है वहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बंध को बनाता है, यानी निक को सील करने का काम डीएनए लाइगेज करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तीन यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले तीन स्टेप्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले तो जो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है वह यहाँ फंक्शन करता है। देन
जो एंडोन्यूक्लियस और फॉस्फोडाइस्ट्रेज अपना काम करता है, देन डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम अपना काम करता है। ये हमने पढ़ लिया है। नाउ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, इससे पहले हमने बेस एक्सीजन रिपेयर पढ़ा था, अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अगर डीएनए में कहीं पर भी अगर थाइमिन डाइमर आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि जो आगे की जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वह बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन कैसे होता है हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इंसिजन, एक्सीजन एंड सिंथेसिस। तो इसमें मुख्य जो एंजाइम्स हमें यहाँ पर या इम्पॉर्टेंट जो जीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, UVRA एंड UVRB, UVRC एंड UVRD। तो सबसे पहले जहाँ डैमेज है वहां पर थाइमिन डाइमर जहां पर है उस जगह को पहचानता है UVR एंड UVRB। यह डैमेज स्ट्रैंड को पहचानते हैं, वहां जाके जुड़ जाते हैं। देन UVRC जो होता है वहां पर कट लगा देता है, बैकबोन पे कट लगा देता है। देन UVRD जो एक हेलिकेज एक्टिविटी रखता है, उस जगह को जो थाइमिन डाइमर है वहां से उसको पूरा हटा देता है और एक गैप वहां पर बन जाता है, और इस गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और यह जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करता है और उस गैप को फिल कर देता है। देन डीएनए लाइगेज जो होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और जो जहां गैप या जहां पर निक रह गए हैं उसको यह सील कर देता है। नाउ थर्ड है रिकॉम्बिनेशन रिपेयर मैकेनिज्म, इसको कहते हैं डॉटर स्ट्रैंड गैप रिपेयर मैकेनिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कहीं डीएनए में थाइमिन डाइमर आ गया तो अगर रेप्लिकेशन होते समय वहां पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि रेप्लिकेशन के समय इस तरह का रेप्लिकेशन फोर्क बनता है जिसमें 4 स्ट्रैंड आपको दिखाई देती है, A, B, C एंड D। तो A स्ट्रैंड जो है वह C के समान होता है और B स्ट्रैंड D स्ट्रैंड के समान होता है। अब देखिए यहाँ पर A स्ट्रैंड पर थाइमिन डाइमर आ गया है तो यहाँ पर आगे गैप बन जाएगा और यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। अब इस जगह को फिल किया जाता है डी, जो स्ट्रैंड है डी स्ट्रैंड है, तो डी स्ट्रैंड से यहाँ से कट होकर स्ट्रैंड यहाँ पर आकर इसको फिल किया जाता है और यहाँ जो गैप आ गया है वह सी स्ट्रैंड एज ए को टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो डी को भी कंप्लीट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज आता है वह है रेक ए प्रोटीन है एक। तो रेक ए प्रोटीन जो है वह यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको रेक ई को हम कहते हैं स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन, क्योंकि इसने यहां से डी से स्ट्रैंड लेकर बी को फिल किया है, इसीलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन। नाउ मिथाइलेशन डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर। इस मैकेनिज्म में एक्चुअली जो डीएनए में मिथाइलेशन पैटर्न है उसकी वजह से रिपेयर मैकेनिज्म है। डीएनए के अंदर जो मिथाइलेशन का जो पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इस तरह के रिपेयर मैकेनिज्म में, इसीलिए इसको नाम रखा गया है मिथाइलेशन डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर या मिथाइल मिसमैच रिपेयर। तो यह इसका जो रिपेयर है ये डिपेंड करता है मिथाइलेशन पैटर्न ऑफ डीएनए। एक्चुअली क्या होता है जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक ओल्ड चेन होती है और एक न्यूली सिंथेसाइज चेन होती है। तो जहां पर इस तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आती हैं GATC, जहां पर इस तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आती हैं GATC, वहां पर हम देखते हैं कि जो एडेनिन जो होता है वह मिथाइलेट होता है। तो आरंभ में तो डीऑक्सी एडिनोसिन मिथाइलेज जो होता है दोनों ही स्ट्रैंड में मिथाइलेशन का काम करता है, लेकिन आरंभ में केवल पहले ओल्ड वाला जो ओल्ड स्ट्रैंड होती है वही मिथाइलेटेड होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ जो एंजाइम्स है वह मिथाइलेटेड चेन को ही पहचानते हैं, अर्थात यह उस चेन को पहचानते हैं जो ओल्ड है और जिसमें डैमेज नहीं है। तो
उसको पहचानने की वजह से जो अनमिथाइलेटेड चेन है उसके डैमेज को सुधार दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले म्यूट एस, यहाँ पर जो जीन्स है वह है म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट यू, म्यूट एच, इस प्रकार की जीन्स हैं जिनसे 4 तरह के प्रोटीन बन रहे हैं, जैसे म्यूट एल, म्यूट एस, म्यूट यू, जिसको UVRS भी कहते हैं, और म्यूट एच। तो सबसे पहले म्यूट एच जो होता है वो मिसमैच जहां पर होता है वहां जाके बाइंड हो जाता है। देन उसके बाद यह रिक्रूट करता है म्यूट एल एंड म्यूट एच को। म्यूट एल जो होता है यह मिथाइलेटेड स्ट्रैंड को रिकॉग्नाइज करता है और वहां पर एक लूप बना देता है। लूप बन जाने के कारण म्यूट एच जो होता है वह अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड में जहां पर म्यूटेशन है वहां पर कट लगा देता है, और ये कट होता है आसपास किसके, GATC के ही। उसके बाद DNA हेलिकेज जो होता है, अर्थात UVRD जो है, इसमें हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है, ये वहां पर अनवाइंड करता है। कहां पर जो क्लीव्ड स्ट्रैंड है वहां उसको अनवाइंड करेगा और उसको एक्सपोज करेगा किससे, एक्सोन्यूक्लियोजेस से। तो वेरियस एक्सोन्यूक्लियोजेस एंजाइम्स वहां पर आते हैं और वहां से जहां DNA डैमेज है वहां से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको पूरा वहां से हटा दिया जाता है। देन DNA पॉलीमरेज 1 द्वारा गैप फिल कर दिया जाता है और करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को वहां पर लगा दिया जाता है और निक को सील कर दिया जाता है DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा। नाउ SOS रिपेयर मैकेनिज्म, इसको कहते हैं सेव अवर सोल रिपेयर मैकेनिज्म, या इसको कहते हैं बाईपास रिपेयर मैकेनिज्म। इट इज also called emergency repair. The damage in DNA itself induces the SOS regulatory system, which is a complex cellular mechanism. तो DNA खुद ही इस तरह की मैकेनिज्म को प्रारंभ करता है। हम ये देखते हैं SOS कहाँ वर्क करता है, जहां पर फोटोडाइमर्स बन जाते हैं, और फोटोडाइमर्स क्या हो सकते हैं, उससे सेल की डेथ भी हो सकती है। तो SOS वहां पर काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो SOS मैकेनिज्म है वह जब तक वर्क एक्टिव नहीं होती है जब तक कि लेक्स ए प्रोटीन वहां पर होता है, क्योंकि जो लेक्स ए है यह जो SOS मैकेनिज्म के लिए जो हमें प्रोटीन्स चाहिए, जो एंजाइम्स हमें चाहिए, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो इसका जब तक यह एक्टिवेट रहेगा इन सबका एक्सप्रेशन नहीं होता है। कौन कौन सी जीन है, जैसे आप देखिए रेक ए जीन है, UVRA जीन है, UMUA जीन है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं होने देता। लेकिन जो रेक ए प्रोटीन है उससे जब रेक ए प्रोटीज को ये एक्टिवेट करता है, देन रेक प्रोटीज जो होता है यह लेक्स ए को इनएक्टिवेट कर देता है। इसके इनएक्टिवेशन की वजह से दूसरी जीन्स जो है वह एक्टिवेट हो जाती हैं, जैसे UVR प्रोटीन, UMU प्रोटीन, और यह DNA में जहां डैमेज है वहां उसको मरम्मत करते हैं, अर्थात वहां रिपेयर करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो SOS सिस्टम है वह तब तक रिप्रेस रहेगा जब तक कि लेक्स ए प्रोटीन वहां पर रहेगा। लेकिन रेक ए प्रोटीएज के द्वारा लेक्स ए को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, तो उससे क्या होगा, जितने भी DNA डैमेज को रिपेयर करने के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए, जो प्रोटीन्स हमें चाहिए, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कई जीन जो एक्टिवेट होंगी, रेक ए जीन है, हम देख लिया, UVR, UMUD है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लेक्स ए प्रोटीन है, रेक ए प्रोटीन, यह जो SOS सिस्टम है ये थोड़े समय मतलब लार्ज अमाउंट जो DNA का है उसको रिपेयर नहीं कर पाता है, बहुत ही शॉर्ट DNA को ही जहां डैमेज है उसको ये रिपेयर कर पाता है। जब DNA रिपेयर हो जाता है तो रेक ए प्रोटीन की जो प्रोटीलाइटिक एक्टिविटी है यह खत्म हो जाती है और लेक्स ए प्रोटीन वहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है और जो SOS ऑपरेटर है उस पर बाइंड हो जाता है। और SOS ऑपरेटर पे जब बाइंड हो जाता है तो जो जीन्स थी, कौन कौन सी रेक ए जीन है या UVRA जीन है, UMUD जीन्स हैं, तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है और एक्सप्रेस नहीं हो पाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रेक ए प्रोटीन है वह लेक्स ए प्रोटीन के
एक्टिवेशन में हेल्प करता है। लेग से प्रोटीन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो डीएनए का रिपेयर मैकेनिज्म है ये हमेशा चालू तो नहीं रहता है, तो लेग्स ई प्रोटीन जब तक रहेगा डीएनए रिपेयर नहीं होगा, और जब इसका इनएक्टिवेशन होगा तभी डीएनए में रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।